कौन नालायक है जो आज टेडी डे मना के आया है? आजकल तुम लोगों को बहुत कुछ सुझाई दे रहा है। रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, ये डे, फलाना डे, डिमकाना डे, अदरक डे, लहसुन डे। एक तबराक पड़ेगा ना, सब कुछ भूल भूल जाओगे यहाँ पे अभी। बचपन में हम लोग तुम्हारे उम्र में ना गोटी खेलते रहते थे, ठीक है, गोटियां खेलते रहते थे। हम लोग को ये सब याद भी नहीं रहता था और ये सब चीज का केयर भी नहीं रहता था। आजकल के देख रहे हैं निब्बा निब्बी लोग, 13-14 साल के बच्चे लोग रास्ते में घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, बाबू तुम्हारे लिए हम जिंदगी न्यौछावर कर देंगे। ओ माय गॉड। वो खड़ा नहीं हो पा रहा ठीक से, जिंदगी न्यौछावर करेगा। ओ माय गॉड। इतना बड़ा बड़ा लाइंस दे रहा है, तुम्हारे लिए जिंदगी कुर्बान है। अरे तुम्हारा जिंदगी स्टार्ट कब हुआ रे बबुआ, ये तुम कुर्बान करेगा? तुम तो अभी ठीक से जन्म ही नहीं लिया है। मतलब सब एकदम निब्बा निब्बी बन चुके हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत बनिए, ठीक है। और जो कोई भी रास्ते में देखे, आपका फ्रेंड लोग दिखे, एकदम तबराक वबराक मार दीजिए। क्या रोज डे रे, क्या प्रपोज डे, मारेंगे सीधा पर। ठीक है। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का रिविजनरी लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। भारत के संविधान के बारे में आज वापस से मैं आपको ज्ञान देने वाला हूं, प्रवचन देने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले पिछले दिन एक महान स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि भैया क्या एग्जाम्स को बिना पढ़े भी क्रैक कर सकते हैं? सुनिए उनका बात। हाउ टू क्रैक एग्जाम्स बिना पढ़े। तो मैं दोस्तों उसका सोल्यूशन लेके आया हूं, उसका सोल्यूशन आपको बताने आया हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले मैं इसी टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, इसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पढ़ाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं यही बात करूंगा, हाउ टू क्रैक एग्जाम्स बिना पढ़े। आप लोगों को कोई रिवीजन करने की दरकार नहीं है, मैराथन करने की दरकार है। मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, ना कॉलेज जाओ। देखो किस तरीके से बिना पढ़े एग्जाम्स को तुम क्रैक कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना। ये देखिए, ये इरेजर का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है कोने में। इरेजर का ऑप्शन आप लोग लीजिएगा, स्मॉल इरेजर आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्स दिख रहा है, एग्जाम्स, एग्जाम्स के बीच से ऐसे क्रैक कर दीजिए, बस हो गया क्रैक। ओ माय गॉड, आपने एग्जाम्स क्रैक कर लिया बिना पढ़े, कोई मेहनत नहीं, 1 सेकंड में एग्जाम क्रैक कर लिया, 1 सेकंड में। सो फनी। तो ऐसा फालतू फालतू, ऐसी बेबुनियाद बातें ना ही बोला करो मेरे सामने दोस्त। अब तुम पे दया आ जाता है हमको, ठीक है। अब तुम हमको ऋतिक रोशन लगते हो, कोई मिल गया वाला। ऐसी बेबुनियाद अगर बातें बोलोगे, हाउ टू क्रैक एग्जाम्स बिना पढ़े। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का रिविजनरी लेक्चर नंबर 2 के लिए रेडी हो? तो नालायक शेयर क्यों नहीं करते? तुम्हारे लिए टीचर इतना मेहनत कर रहा है, आप शेयर नहीं करते। शेयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा रे बाबा? बताओ ना, इतना ज्यादा जो मेहनत चल रहा है, शेयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? और दोस्तों देखो, ये सुंदर सा नोट्स, ये नई नवीली दुल्हन जैसे सुंदर सा नोट्स लेने के लिए क्या करे? आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ और ज्वाइन करवाओ, दोस्तों को ज्वाइन करवाओ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन हो जाओ व्हाट्सएप ग्रुप। बाबू सोना के लिए चैट्स करने के लिए तो बहुत सारे ग्रुप तुम ज्वाइन करके रखते हो। एक एजुकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने बोलते हैं, तुम बोलते हो नहीं भैया नहीं ज्वाइन कर सकते, सॉरी। ऐसे मत करो यार। तुम आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। और सुनो नालायको, अगर बॉयज हो तो बॉयज में घुसना और गर्ल्स हो तो गर्ल्स में घुसना, बता दे रहे किंतु, ठीक है। बॉयज हो तो बॉयज में, गर्ल्स हो तो गर्ल्स में। ऐसे ऐसे नालायक भी हैं कि गर्ल्स गर्ल्स ग्रुप में घुस के बतियाते रहता है, हाय कैसे हो आप, कैसे हो आप, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, कैसे हो, ओ माय गॉड आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सब बेबुनियाद हरकतें मत करो यहाँ पे, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। चलो क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो, बहुत हो गई मजाक मस्ती। क्या आप लोग रेडी हो सीवी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के लिए? क्या आप लोग रेडी हो? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रिविजन लेक्चर नंबर 2। रिवीजन लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आज वाला लेक्चर भी आपको समझ में आएगा। आज वाला लेक्चर देख के लेक्चर नंबर 1 देख लेना तुम, ठीक है। रेडी हो ना? कसम खाओ, कसम खाओ अभी के अभी कि यहीं पे रहेंगे, यहां से हिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं कहीं पे। अगर गए तो पाप लगेगा भाई। यहां पे रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैट बॉक्स में मस्ती करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एजुकेशनल वे में, ठीक है।
एजुकेशनल वे में, एक्सेस वे में नहीं, वरना बैन भी कर देंगे। ठीक है, और पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेशन इज मस्ट इन माय क्लास, पार्टिसिपेशन इज मस्ट। पार्टिसिपेट नहीं करोगे बेटा तब मजा नहीं आता है हमको, मजा नहीं आ रहा है दोस्तों, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तुमको। क्लियर है? चलो आ जाओ, आर्टिकल नंबर 15 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 15 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राइट ऑफ इक्वलिटी स्टार्ट किए थे दोस्तों, और आर्टिकल नंबर 14 ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर लिए थे और खत्म भी कर दिए थे। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है क्या नहीं कहता है हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए थे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15 से, सब समझ में आएगा। जरा आप लोग पेशेंस रखिए, जरा आप लोग पेशेंस रखिए, सुनिए जरा ध्यान से। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। आर्टिकल नंबर 15 के तहत संविधान आपको ये अधिकार देता है, आपको ये राइट देता है कि आपके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, चाहे पारसी हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, आपको ये देश में रहने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं होगा अगर आप इंडियन सिटीजन हो। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट देता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आपको ये राइट देता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बिहारी हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ए बाबा, गलत दिमाग नहीं, सुनो, गलत गलत दिमाग नहीं, मेल और फीमेल इसका मतलब, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता रहता है, कितना नीच आदमी होते यार तुम लोग। ठीक है, चलो आ जाओ। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन होते देबो ना, हमें डिस्क्रिमिनेशन होते देबो ना, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता है। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, कोई किसी के बेसिस पर। आप अगर इंडियन सिटीजन हो तो जो अधिकार हिंदू को मिला है वही अधिकार मुस्लिम को भी मिलेगा, वही अधिकार सिख को भी मिलेगा, वही अधिकार ईसाई को भी मिलेगा, वही अधिकार बिहारी को भी मिलेगा, वही अधिकार बंगाली को भी मिलेगा, वही अधिकार मराठी को भी मिलेगा, वही अधिकार एक गुजराती को भी मिलेगा। चाहे आप कुछ भी हो, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा दोस्तों, ये राइट आपको देता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो बंटर लोग, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज पार्टिसिपेट। ओ माय गॉड, ओ हॉले, प्लीज पार्टिसिपेट। ठीक है, एंड सेकेंड बोलता है दोस्तों, नो सिटीजन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू, आपको कोई दुकान जाने से नहीं रोक सकता। किसी का दम नहीं है कि आपको दुकान, आपको कोई शॉप या कोई पब्लिक रेस्टोरेंट या कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगह, यानी सिनेमा हॉल, भैया सिनेमा हॉल जाने से रोके। आप जहां जाना चाहते हो, आप जहन्नुम में भी जाना चाहते हो जाओ, कोई आपको रोक नहीं सकता, एक्सक्लूडिंग योर मम्मी पापा। मम्मी 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 पापा रोकते नहीं है, एकदम वो तबराक लगाते हैं, ठीक है? एक्सक्लूडिंग योर मम्मी पापा, मम्मी पापा एक्सेप्शन है आपके। क्लियर है? आपको कोई शॉप जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट जाने से, पब्लिक एंटरटेनमेंट जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है बाबू? क्लियर है ना? अच्छा देखो, अब पहले के जमाने में क्या होता था, बहुत छोटे छोटे कास्ट के लोग रहते थे दोस्तों, और उनको ना एक्सप्लॉइट किया जाता था, एक्सप्लॉइट। मान लो कि आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है? पहले पहले होता था ऐसा, मैं खुद हूं ब्राह्मण फैमिली। मान लो कि आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हो, एक वो छोटा कास्ट का आदमी वहां पे जा रहा है, बोल रहा है कि अरे जो रास्ते से तुम जाएगा वो रास्ते से हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हारा वो टच किया हुआ खाना नहीं खाएंगे, हम तुम्हारा वो टच किया हुआ ट्यूबवेल नहीं चलाएंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है। यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग रोड या पब्लिक पार्क विच आर मेंटेन बाय द स्टेट आइदर होली और पार्टली। यहां पे बोल रहा है कि जो चीज गवर्नमेंट का है, जो चीज गवर्नमेंट का है, जो चीज गवर्नमेंट ओन कर रहा है, जैसे मान लो वेल, जैसे मान लो टैंक्स, जैसे मान लो बाथिंग रोड, जैसे मान लो पब्लिक पार्क, अगर कोई चीज यहां पे गवर्नमेंट ओन कर रहा है बेटा, अगर कोई चीज गवर्नमेंट का है, सरकार का है, तो उसे कोई भी यूज कर सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कास्ट का, छोटा कास्ट का हो या बड़ा कास्ट का हो। अगर कोई ऑब्लिगेशन करने की कोशिश किया कि तुम ये कल को नहीं यूज करेगा, उसको एक तबराक मारो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि गवर्नमेंट का जो भी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको तुम यूज कर सकता है, चाहे तुम कोई भी कास्ट का है।
ठीक है, वेल हो गया, टैंक हो गया, बाथिंग रोड हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, चाहे कुछ भी हो, कोई भी जात का हो, तुम कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, तुम यूज कर सकते हो, कोई तुमको रोकेगा टोकेगा नहीं। अब पहले ना बहुत रोका टोका जाता था। अब पहले, अब आप सुने होंगे या देखे होंगे कि छोटे छोटे कास्ट के लोगों को ना मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, है ना, मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। या जो कुएं से ब्राह्मण लोग नहाता है, उस कुएं से वो लोग नहा नहीं सकता है, उस पानी को वो लोग छू नहीं सकता है, उनको खाना सर्व नहीं कर सकता है, उनको छू नहीं सकता है। ये सब सारा चीज बहुत था इस दुनिया में, लेकिन अंबेडकर जी ने ये सब सारा चीज को हटाया कॉन्स्टिट्यूशंस के हेल्प से। तो यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग रोड, पब्लिक पार्क विच आर मेंटेन बाय स्टेट, मतलब जो गवर्नमेंट का है उसको सब यूज करेगा, उसको सब यूज करेगा। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो गवर्नमेंट का है उसको सब यूज करेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। लेकिन हाँ, आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस के बोल रहे हो भैया ये हमारा है, ऐसा नहीं चलेगा। आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको उसको सिर्फ सब यूज कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस के आप नहीं बोल सकते। आप किसी के प्राइवेट कार को लेके बोलेंगे भैया ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम तो आपके कार चलाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। प्राइवेट प्रॉपर्टी अलग होता है। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे आपका भी अधिकार है, उसका भी अधिकार है, सबका अधिकार है, पूरा देश का अधिकार है। जो भी यूज करना चाहे कर सकता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 16 पढ़ने वाले। मजा आ रहा है भाई? बोलो ना, अरे कमेंट में बोलो ना, मजा आ रहा है? कितना मजा क्यों आ रहा है? तूने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पढ़ाया, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पढ़ाया। अरे भाई रिस्पेक्ट से बात करोगे ना? बताओ, मजा आ रहा है ना भाई? आराम आराम से पढ़ना है। अरे ट्रेन पकड़ना है क्या तुमको? सीरियसली यार, गजब हो तुम। तो आर्टिकल नंबर 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरी पे सबका हक है। सरकारी नौकरी पे सबका हक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, वो एक्सेप्शंस के बारे में बताएंगे। रिजर्वेशन सुनो, आर्टिकल नंबर 16 बोलता है कि सरकारी नौकरी पे सबका हक है। हर कोई सरकारी नौकरी कर सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बिहारी हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, हर कोई दुनिया के कोने कोने से, मतलब इंडिया के कोने कोने में, हर कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, हर कोई सरकारी नौकरी का हकदार है। सरकारी नौकरी हर किसी को मिलेगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सीधा सा बात है। ये क्या बोलता है देखो, इट गारंटीज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इन एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। मतलब सरकारी नौकरी करने का हर एक जाति, हर एक धर्म का अधिकार है। सरकारी नौकरी करने का, गवर्नमेंट जॉब करने का हर एक जाति, हर एक धर्म का अधिकार है। लेकिन कुछ बेटा ना इसमें एक्सेप्शन है। क्या? कुछ एक्सेप्शन है, कुछ उलझन है, उलझन। सबसे पहले भैया रिजर्वेशन है। अब देखे होंगे ना अपने कॉलेजेस में कि जो जनरल है उसके लिए अलग सीट रहता है, जो जनरल कास्ट का रहता है उसके लिए अलग सीट रहता है, जो एसटी एससी का रहता है उनके लिए अलग सीट रहता है, जो ओबीसी का रहता है उनके लिए अलग सीट रहता है। यहां पे पहले से बोल दिया गया है कि हम रिजर्वेशन बना रहे हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब सरकारी नौकरी में ना रिजर्वेशन देखोगे आप, रिजर्वेशन सिस्टम से चलता है कि जनरल के लिए कुछ सीट्स रखे हुए रिजर्व्ड है, एसटी एससी के लिए रिजर्व्ड है अलग ही सीट, वो लोग अगर कम मार्क्स भी लाएगा फिर भी उनको नौकरी मिल जाएगा। एंड ओबीसी के लिए भी कुछ अलग सीट्स रिजर्व्ड है। रिजर्वेशन चलता है यहाँ पे है। स्टेट में प्रेस्क्राइब दैट सर्टेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए आपको आईएएस करना है, आईएएस, भैया हम आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। सीधा सा बात है, देश ही बताएगा कि कौन सा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, कौन से पोजीशन के लिए, क्या पढ़ाई करना है। जैसे मान लीजिए आईएएस बनना है तो यूपीएससी क्लियर करना है, सीधा सा बात है। आईपीएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है। ठीक है, तो स्टेट अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताएगा, स्टेट आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बता देगा फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी क्या बनने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑलरेडी स्टेट ये बता देगा। ठीक है, और सी नंबर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है वो सब मत पढ़िएगा दोस्तों। सुनो, इसके बाद ना हम आपको 12 क्वेश्चंस करवाएंगे, 12 क्वेश्चंस एकदम जब मैराथन करवाएंगे। ये 12 क्वेश्चंस में ना 2 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में छप के आएगा। भैया थैंक मी लेटर, अरे थैंक मी लेटर, ठीक है, लेकिन अभी ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि बैकग्राउंड है ना। देखो
अब आर्टिकल नंबर 17 के बारे में पढ़ते हैं, मजा आ रहा है भाई? आर्टिकल नंबर 16 के बारे में एक्सप्लेन करो तो मेरे को। आप लोग आर्टिकल नंबर 16 के बारे में एक्सप्लेन करो तो, आर्टिकल नंबर 16 क्या बात करता है? प्लीज आप लोग एक्सप्लेन करो तो आर्टिकल नंबर 16 के बारे में, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करो, जल्दी। जोश नहीं है क्या? जल्दी एक्सप्लेन करो, आर्टिकल नंबर 16 के बारे में एक्सप्लेन करो। सर आर्टिकल नंबर 16 ये बोलता है कि सरकारी नौकरी जो है वो हर किसी को मिलना चाहिए, वो उसका अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी जात का है, हर किसी को सरकारी नौकरी मिलेगा ही मिलेगा, ये बोलता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बात बताया ना कि पहले छोटे कास्ट के लोग होते थे, उसको ये ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण्स लोग या राजपूत लोग ना बहुत एक्सप्लॉइट करते थे कि इसका छुआ हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, इसका छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे, इसका छुआ हुआ कल से नहीं नहाएंगे, ये अगर मेरे को टच कर देता है तो मैं अछूत बन जाता हूं, ब्राह्मण लोग ये मानते थे। और अगर मान लो कोई छोटा जात वाला ना छू देता था ना उनको, तो वो लोग नहाने लगते थे, नहाने के लिए चले जाते थे, ठीक है। तो ये सब बोला कॉन्स्टिट्यूशन में, बोला ये सब ना चोलबे, ये सब ना चोलबे, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी जो है वो सब खतरनाक है, इसको खत्म करो। आज भी आप गांव में देखोगे जाके, गांव में देखोगे जाके, जो लोग वर्कर्स होते हैं ना, जो लोग वर्कर्स होते हैं, जो लोग आपके घर में काम करते हैं, वो लोग आपसे नीचे बैठते हैं। आप यहाँ पे सोफा में बैठोगे और वर्कर्स लोग जो है आपके नीचे बैठेंगे। यहाँ पे बोला गया आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी को हटाओ। और जो कोई भी इसका प्रैक्टिस करेगा, जो कोई भी ये अनटचेबिलिटी को मानेगा, उसको पनिश करो, सीधा सा बात है। पता है ये गुनाह है, अनटचेबिलिटी अगर आप भी करते हो दोस्तों तो भाई गुनाह है, गुनाह गुनाह, ठीक है। इट्स प्रैक्टिस एनी फॉर्म इज पनिशेबल एंड इंस्टिगेशन टू सोशल बॉयकॉट। इसका मतलब सोशल बॉयकॉट गुनाह नहीं है। मान लो कि एक रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, उसको समाज ने बॉयकॉट कर दिया, उसको पूरा सोसाइटी ने बॉयकॉट कर दिया, उसको सोसाइटी ने बॉयकॉट कर दिया, तो ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है। सोशल बॉयकॉट अगर कोई किया है तो इसको अनटचेबिलिटी नहीं माना जाएगा, सिंपल सा बात है। कोई किसी को सोशल बॉयकॉट कर दिया है, पूरा समाज मान लो किसी को सोशल बॉयकॉट कर दिया, तो वो कोई कांड किया होगा, इसी वजह से सोशल बॉयकॉट किया है, तो ये अनटचेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यही है। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया? समझ में आया मेरे प्योरे प्योरे दोस्तों, रसगुल्लो? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। आजकल ये सब नहीं चलता, छोटा जात बड़ा जात ब्राह्मण, ये सब नहीं चलता, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गुनाह है, अपराध है। देखो आर्टिकल नंबर 18 के बारे में बात करेंगे, सुनो आर्टिकल नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। प्लीज एक बार लाइक शेयर कर दो ना, प्लीज 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 एक बार लाइक शेयर कर दो ना। ओ हॉले लोग प्लीज एक बार लाइक शेयर कर दो ना। दो ही चीज तो करने बोल रहा हूँ, लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर, और कमेंट बाद में करना, कमेंट बाद में करना। सुनो यहां पे बोला है एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, बहुत सारे छपड़ी छपड़ी निब्बी निब्बी। देखो आप अपने फेसबुक के फीड में बहुत सारे छपड़ी को देखते हो, निब्बी को देखते हो, निब्बा को देखते हो। वो लोग क्या करता है, हार्ट हैकर प्रिंस ऐसे करके नाम रखेगा, हार्ट हैकर अनीश, हार्ट हैकर अनीश, ओ माय गॉड हार्ट हैकर अनीश, ठीक है। इसके बाद लिखेगा क्वीन दीपशिका, ओ माय गॉड अपने आप को क्वीन बता देगी। फेसबुक में नाम सब देखोगे ना एकदम क्रिंज क्रिंज लगेगा, एकदम कचरा कचरा लगेगा, लेकिन मतलब कि लगेगा क्या करते हैं ये लोग। क्वीन क्वीन दीपशिका, प्रिंस शहजाद, ओ माय गॉड प्रिंस शहजाद, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो विराट विराट कोहली का फैन है तो विराटियन शोमोदीप, मेरा एक तो दोस्त है विराटियन शोमोदीप लगाता है हॉले, ठीक है। अगर मान लो एम एस धोनी का फैन है, MSDN राखी, ठीक है। तो ये जो छपड़ी छपड़ी वाला जो हरकतें करते हो तुम लोग फेसबुक में इंस्टा में, ठीक है, अपने नाम के आगे जो कुछ लगा देते हो, आपके माँ बाप ने आपके पेरेंट्स ने इतना सुंदर नाम दिया है, क्यों बिगाड़ते हो? ये सब एबोलिस्ट है, ये सब आपका राइट नहीं है। आप लोग खुद ही अपने मन से कुछ कुछ लगा देते हो, लेकिन ये सब एबोलिस्ट है दोस्तों, एबोलिस्ट। नो पर्सन कैन यूज टाइटल लाइक सर। मैं अपने नाम के आगे ऐसा नहीं लगा सकता सर अभिषेक झा, ठीक है। मैं अपने नाम के आगे ऐसा नहीं लगा सकता किंग अभिषेक झा, प्रिंस अभिषेक झा।
मैं अपने नाम के आगे ये नहीं बोल सकता मेरे को आज से तुम महाराजा अभिषेक झा बोलो, मैं नहीं बोलता हूं। रिस्पेक्ट से बोलना है तो बोलो भाई, रिस्पेक्ट से अगर अभिषेक सर बोलते हो तो वो बोलो, वरना बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कोई भी पर्सन अपने नाम के आगे खुद से सर, किंग, प्रिंस एक्सेट्रा नहीं लगा सकता। समझ में आया आप लोगों को? आप लोग जो फेसबुक में हार्ट हैकर बॉय, क्वीन दीपशिका, ये सब जो लगाते हो, निब्बी निब्बा और ये सब जो नाम, वो सब मत लगाया करो। ओके। नो पर्सन कैन यूज सर, किंग, प्रिंस एक्सेट्रा एज प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स या सफिक्स में तुम सर, किंग, प्रिंस एक्सेट्रा ये सब नहीं लगा सकते। क्लियर है? लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल अलाउड है। मिलिट्री में जो टाइटल्स मिलते हैं वो सब अलाउड है, वो सब अलाउड है। ठीक है। और एकेडमिक टाइटल मतलब आईएएस, सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, ये सब आप लगा सकते हो अपने नाम के आगे पीछे। ठीक है। आईएएस तो पीछे लगता है, सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी आगे लगता है ना? ये सब आप लगा सकते हो। मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल आर अलाउड। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल जो मिला है आपको वो आप लगा सकते हो बेटा। ठीक है। लेकिन आप सर, किंग, प्रिंस, अलाना, फलाना, डिमकाना, अदरक, लहसुन ये सब नहीं लगा सकते, सॉरी। ठीक है। इसके बाद नो सिटीजन कैन एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। नो सिटीजन कैन एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट मतलब अगर बाहर के स्टेट से, बाहर के कंट्री से तुमको कोई टाइटल मिला है तो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है। ए पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, एक पर्सन अगर ऐसा है कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, वो अपने कंट्री का टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है आफ्टर प्रेसिडेंट कॉन्सेंट। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति ने कॉन्सेंट दे दिया, अगर हमारे देश के राष्ट्रपति ने इजाजत दे दिया तो वो यूज कर सकता है वो टाइटल। ठीक है। इसके बाद क्या बोला देखो, स्टेट में कन्फर्स नेशनल अवार्ड लाइक भारत रत्न। सो यहां पे जो होता है, जैसे अरे आप लोग देखते हो ना, जैसे वो मतलब वो खेल रत्न या भारत रत्न या पद्मश्री, ये सब आप देखते हो ना, ये सब लगा सकते हैं। ठीक है। अरे इंडिया में होता है ना अवार्ड्स, अरे भारत रत्न, खेल रत्न, ठीक है, भारत रत्न होता है, खेल रत्न होता है, पद्मश्री होता है, पद्म भूषण लगता है, ये सब आप लगा सकते हो, ये सब लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन आपके प्रीफिक्स और सफिक्स में नहीं ऐड होगा, ये आपके प्रीफिक्स और सफिक्स में नहीं ऐड होगा। कुछ भी आपको नेशनल अवार्ड मिलता है, आपके प्रीफिक्स या सफिक्स में ये ऐड नहीं होता है। ठीक है। तो ये क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब सीधा सा बात है, अगर आप अपने नाम के आगे कुछ भी लगाते हो वो आप नहीं लगा सकते, सॉरी सॉरी सॉरी। वो जो हार्ट हैकर बॉय, क्वीन दीपशिका, ये सब जो लगाते हो आप लोग नहीं लगा सकते, है ना? याद रखना। ठीक है। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम के बारे में क्या आप लोग को पता है कि आपका संविधान, आपको ये संविधान दोस्तों ये अधिकार दिया है कि आप फ्री हो, आप फ्रीडम से अपने लाइफ को जी सकते हो, आप फ्रीडम से बोल सकते हो, आप फ्रीडम से एक्सप्रेस कर सकते हो दोस्तों। आपको ये संविधान ये अधिकार दिया है दोस्तों। तो आर्टिकल नंबर 19 के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों, सुनिए। आर्टिकल नंबर 19 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 19 गारंटी देता है छेटो फ्रीडम। सबसे पहले तो सुनो, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी के भी बारे में बोल सकते हो, किसी के भी बारे में स्पीच कर सकते हो, किसी के भी बारे में एक्सप्रेस कर सकते हो। मान लीजिए हमको अगर मोदी पसंद नहीं है तो हम मोदी के बारे में बोल सकते हैं। हमको अगर मान लीजिए ममता दीदी पसंद नहीं है तो ममता दीदी के बारे में बोल सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। मैं किसी के भी बारे में बोल सकता हूं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्त। ऐसा कंट्री में आप जन्म लिए, सौभाग्यशाली मानिए अपने आप को। हाल देखिए नॉर्थ कोरिया का, हाल देखिए साउथ कोरिया का, हाल देखिए चाइना का, जहां पे आप प्रधानमंत्री के लिए, जहां पे आप प्रेसिडेंट के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते दोस्तों। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पे आप मोदी जी को भी कुछ बोलोगे लेकिन मैनर्स में बोलना पड़ेगा। उस उस अरे उस पोजीशन का रिस्पेक्ट लेके बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आप गाली वाली सब कुछ दे रहे हो, नहीं, वो सब नहीं चलेगा। लेकिन फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप मोदी जी पर सवाल उठा सकते हो, ममता दीदी पर सवाल उठा सकते हो, केजरीवाल पर सवाल उठा सकते हो। ये एक ऐसा कंट्री है जहां पे सीएम भी जेल जा सकता है। ये एक ऐसा कंट्री है जहां पे पीएम भी जेल जा सकता है। हर किसी पे आप सवाल उठा सकते हो दोस्तों। ठीक है। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके पास ये राइट है, आपके पास ये अधिकार है कि आप बोल सकते हो किसी के भी बारे में, आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसी के भी बारे में।
कोई अगर गलत कर रहा है आपके साथ तो आप बोल भी सकते हो, स्पीच भी दे सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो। इसके बाद फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, मतलब भैया प्रोटेस्ट भी कर सकते हो लेकिन गोली बंदूक लेके मत आ जाना, ठीक है, वो गुनाह है। अगर गोली बंदूक हथियार लेके लाठी वाठी लेके आ जाओगे तो वो गुनाह है भाई। लेकिन कहीं पर भी आप असेंबल कर सकते हो, असेंबल हो सकते हो पीसफुली, प्रोटेस्ट कर सकते हो, किसी चीज का भी प्रोटेस्ट करना भी अलाउड है। आप मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी प्रोटेस्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, प्रोटेस्ट करना अलाउड है। आप हमारे चीफ मिनिस्टर ममता जी के लिए भी प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन बिना आर्म्स के करना पड़ेगा, बंदूक बंदूक लेके मत आ जाना हौले की तरह। आज तो उड़ा देंगे सबको, आज तो उड़ा देंगे, ऐसा ऐसा नहीं, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन भी बना सकते हो, यूनियंस भी बना सकते हो तुम, कोई इसकी पाबंदी नहीं है, आप हर कुछ कर सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पर भी जाना है इंडिया के अंदर, कहीं पर भी जाना है तुमको, जम्मू एंड कश्मीर ही क्यों ना जाना पड़े, जा सकते हो भाई, जा सकते हो, किसी से पूछने का नहीं जरूरत है, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग योर मम्मी पापा। या मम्मी पापा तो थपरा देंगे सीधा, और कुछ नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग योर मम्मी पापा, है ना। डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सुनो, बहुत लोग बोलते हैं कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो इस स्टेट में सिर्फ यही रहना चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूं कि सुनो ना, कोलकाता में कोई भी आ सकता है, कोलकाता में गुजराती भी आ सकता है, मराठी भी आ सकता है, या कोलकाता वाले कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। ये देश सबका है, ये देश सबसे है, ये देश सबका है, ये देश सबसे है, कोई भी पार्ट में आप रह सकते हो। ये आपको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि इस देश के कोई भी पार्ट में कोई भी रिलीजन का आदमी कोई भी पार्ट में आराम से रह सकता है, उसको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, उसको कोई भगाएगा नहीं, ये संविधानिक अधिकार है आपका, ठीक है। अगर मान लो कि एक कोलकाता वाला गुजरात में चला जाता है तो जा सकता है, रह सकता है, उसका संविधान का ये राइट्स है, ठीक है। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट ओनली ट्रेड ऑक्यूपेशन और बिजनेस, अगर कहीं पे भी जाके धंधो बनानो है, जैसे कि कोलकाता में जाओगे तो ये बड़ा बाजार बहुत फेमस है, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ मारवाड़ी ही मारवाड़ी दिखेगा। कोई भी मारवाड़ी से पूछोगे ना कि आपका धंधा कहाँ है, वो लोग बोलेगा, वो लोग का धंधा श्योर शॉर्ट बड़ा बाजार में रहेगा, बड़ा बाजार। हमारा तो भैया वो धंधो चलता है बड़ा बाजार में, ठीक है, उनका पक्का से बड़ा बाजार में धंधा रहेगा। तो यही बात बोला गया है कि आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हो, कहीं पर भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। आपको संविधान ये अधिकार दिया है, राइट दिया है, कहीं पर भी जाके कहीं पर भी आप बिजनेस कर सकते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर गुजराती है तो गुजरात में ही रहना पड़ेगा, अगर बिहारी है तो बिहार में ही रहना पड़ेगा, अगर बंगाली है तो बंगाल में ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कुछ। आप कहीं पर भी ये इंडिया में जाके रह सकते हो, ये आपको संविधान ने राइट दिया हुआ है, ठीक है, राइट दिया हुआ है, ठीक है। ये सब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ये सब काट दीजिए आप लोग प्लीज, जल्दी से काटिए, ठीक है, ये सब भी काटिए। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को? हाँ, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब इतना ही पढ़ना है, सुनिए, आर्टिकल 19 के लिए आप लोगों को इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना आगे, ठीक है। जो जो कटवा रहा हूं वो सब काट दीजिए प्लीज, आप लोगों के लिए नहीं है ये सब, ठीक है, काट दीजिए। ज्यादा लिख दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में, इतना इतना नहीं है जितना आपको पढ़ाना है, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया गया है, प्लीज काट दीजिए ये लोग, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 20 से पढ़ेंगे अभी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 से। आर्टिकल नंबर 19 का उतना ही था, समझ में आया? ओ हौले लोग, ओ मेरे प्यारे प्यारे हौले लोग, सुनो ना, समझ में आया? आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूं। आर्टिकल नंबर 19 क्या देता है? आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम देता है कि आप स्पीच या एक्सप्रेशन के थ्रू, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कहीं पर भी बोल सकते हो, किसी के लिए भी बोल सकते हो, किसी के लिए भी स्पीच दे सकते हो, किसी के लिए भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई भी थॉट्स आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप कहीं पर भी असेंबल कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो विदाउट आर्म्स, लेकिन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई इंडिया के कहीं पर भी आराम से जा सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। आप कहीं पर भी डिसाइड कर सकते हो, कहीं पर भी सेटल कर सकते हो इंडिया में, और कोई भी प्रोफेशन को आप कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप इंडिया में रहते हो।
तो यहां पे हमारा जो आर्टिकल नंबर 19 है वो खत्म हो चुका है। ये सब नहीं पढ़ना है बाबू, काट दीजिए ना प्लीज। क्यों नहीं आप समझते बात? और कोई नालायक जाएगा नहीं छोड़ के। आज बहुत बड़ा क्लास होने वाला है। आज हम लोग 1-1.5 घंटे का क्लास करेंगे कम से कम। अभी कितना कितना हुआ है? अभी कितना हुआ है? अभी बस 30 मिनट हुए हैं। अभी हम लोग को 1 घंटा और करना है या आधा घंटा और करना है, ठीक है? प्लीज 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 कोऑपरेट। और एक बार लाइक कर दो ना हॉले वाले लोग, मेरे प्यार प्यारे। आर्टिकल नंबर 20 देखिए, आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 20 हमें यह 3 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 3 प्रोटेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। सबसे पहला प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। अगर आपने कोई क्राइम पहले किया है, पहले जब वो क्राइम का सजा नहीं हुआ करता था, सुनो, अगर आपने कोई एक क्राइम पहले किया है जब वो क्राइम का सजा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वो क्राइम का सजा होने लगा है, तो उस क्राइम के लिए जो पास्ट में आपने किया है, उस क्राइम के लिए जो कि पहले सजा नहीं हुआ करता था, उस क्राइम के लिए अभी आपको सजा नहीं मिलेगी। यहां पे क्या लिखा हुआ है? न्यू लॉ कैन नॉट डिक्लेयर पास्ट एक्ट एज एन ऑफेंस। मान लीजिए अब पास्ट में कोई कर्म किए हो, कोई कांड किए हो, ठीक है, जिसके लिए आज के दिन में एक नया लॉ बन गया, जिसके लिए आज के दिन में सजा है। तो पास्ट में जो कांड किए हो ना, उसका सजा तुमको अभी नहीं मिलेगा। जो कर दिए वो कर दिए, जो हो गया वो हो गया, ठीक है? जो कर दिए, जो हो गया वो हो गया। सुनो, अब कोई कांड तुमने पहले जमाने में कर दिया है, अब कोई कांड ऐसा है कि तुमने पहले वाले जमाने में कर दिया है, अब के जमाने में उसके लिए सजा मिल रही है, तो उसके लिए तुम लायबल नहीं रहोगे। यानी अब के जमाने में अब तुमको सजा नहीं मिलेगा पिछला किया हुआ कांड। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो हो गया, ठीक है? एंड इसके बाद देखो, न्यू लॉ कैन नॉट इंक्रीज पनिशमेंट फॉर द पास्ट ऑफेंस। मान लो ऐसा भी एक सिचुएशन आ गया, मान लो कि जब पहले कांड होता था, जब पहले कुछ क्राइम होता था, तो उसके लिए मान लो कि वो 2 साल का सजा था, लेकिन अब उस क्राइम के लिए, उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए दोस्तों 5 साल का सजा है। तो आपका सजा जो है वो बढ़ा नहीं दिया जाएगा, आपका सजा 2 साल के लिए रहेगा, ठीक है? जो कांड पहले किए हो उसके लिए अब आपको सजा नहीं मिल पाएगा, ठीक है? सिंपल सा बात है ना। न्यू लॉ कैन नॉट इंक्रीज पनिशमेंट फॉर द पास्ट ऑफेंस। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी बोलो। इसके बाद सेकंड, अरे प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, मतलब 2 बार आपको सेम ऑफेंस के लिए सजा नहीं मिल सकता, ठीक है? नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब एक बार आपने चोरी कर लिया है, एक बार आप जेल जा चुके हो, जेल से जब छूटे तब वो बोला, अरे अरे आपने तो चोरी किया था ना, वापस जाओ। यानी एक कांड के लिए तुमको 2 बार सजा नहीं मिल सकता। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी ये बोलता है कि अगर आप एक बार कांड किए हो, एक बार चोरी किए हो, तो 2 बार उसका सजा नहीं मिल सकता, आपका सजा ऑलरेडी हो गया है। अब संजू बाबा को एक बार सजा मिल चुका है, वापस से लेके जाएगा क्या? चल हवालात में, कांड किया था ना तुमने, चल हवालात में चल, ठीक है? मान लो कि दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया, सुनो, एक कांड के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया, अब क्या मुंबई पुलिस भी लेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक कांड के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलता है। एक बार अगर कांड किए हो कुछ, तो उसका एक ही बार सजा मिलेगा, 2 बार तुमको सजा नहीं मिलेगा। यहां पे यही बोला गया है। बट ही कैन प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम टाइप ऑफ ऑफेंस, ठीक है? यहां पे ये बोला गया है कि मान लो तुम एक बार चोरी कर लिया, उसका तुमको सजा मिल गया, वापस से तुम चोरी करने गया। मान लो एक ऐसा है कि एक बार तुमने चोरी किया, उसका तुमको सजा मिल गया, ठीक है? वापस तुम चोरी किया, तो उसका अलग सजा मिलेगा रे बाबा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जितना बार भी चोरी कर सकता है, अब चोरी करो क्योंकि पनिशमेंट मिल चुका है, नहीं, वैसा नहीं होगा, ठीक है? बट ही कैन प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम टाइप ऑफ ऑफेंस। अगर सेम टाइप ऑफ ऑफेंस बार बार तुमने किया, तो बार बार लगातार तुमको सजा मिलेगा, बार बार मिलेगा, लगातार मिलेगा सजा, ठीक है? इसके बाद यहां पे देखो, इसके बाद यहां पे क्या बुलाया है? इसके बाद यहां पे 3 में बुलाया है सर, मतलब वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन से भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। यहां पे क्या बोला गया है? नो एक्यूज्ड कैन बी फोर्स्ड टू गिव एविडेंसेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आपको
अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए कोई नहीं बोल सकता। आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप अपने खिलाफ एविडेंस कैसे दोगे? आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि अपने खिलाफ आपको एविडेंस देना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है दोस्तों। आपको कोर्ट में कोई नहीं बोलेगा कि आपने जो कांड किया है अपने खिलाफ अपने ही एविडेंस दो, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। नो एक्यूज्ड कैन बी फोर्स्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपने खिलाफ आप एविडेंस किसी को भी नहीं दे सकते, ठीक है, और कोई भी फोर्स भी नहीं कर सकता। देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। एंड नो एक्यूज्ड कैन बी फोर्स टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो खुद का ही विटनेस बनने के लिए फोर्स भी कोई नहीं कर सकता, ठीक है, कि अपना गुनाह तुम कबूल करो, अपना गुनाह तुम कबूल करो, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप खुद से कबूल करना चाहते हैं फिर ही आप कबूल करोगे, लेकिन कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो जो टीवी वीवी में दिखाते हैं ना कि गुनाह कबूल करो नहीं तो बहुत पीटेंगे मारेंगे, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। अगर खुद से ही आप कबूल करना चाहते हो फिर ही होता है ऐसा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आर्टिकल नंबर 21 पढ़ते हैं अभी, सुनो ना, आर्टिकल नंबर 21 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रीडम का बात करता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। यानी आपका लाइफ पर अधिकार क्या है उस चीज पर बात करता है दोस्तों। ऑल दोस विच मेक्स द लाइफ मीनिंगफुल, राइट टू लिव विथ पर्सनल ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू लिव फ्री फ्रॉम द नॉइस पोल्यूशन एंड राइट ऑफ ए कपल टू अडॉप्ट ए सन। ये सबका राइट है दोस्तों, ये पूरा का पूरा राइट है कि आपको अपनी जिंदगी मीनिंगफुल तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। सबसे पहला ये बोलता है दोस्तों, सबसे पहला ये आर्टिकल ये बोलता है, आर्टिकल नंबर 21 ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, कि आपको अपना जिंदगी मीनिंगफुल तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। आपको अपना जिंदगी शान से, इज्जत से जीने का पूरा अधिकार है। राइट टू लिव विथ पर्सनल ह्यूमन डिग्निटी। आपको अपना जिंदगी, नॉइस पोल्यूशन, अगर मान लीजिए नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो आप उसको रोक सकते हो, इतना आपको राइट है। नीचे में मान लीजिए नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो आप उसको रोक सकते हो, इतना आपको राइट है। पुलिस पुलिस मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स में पुलिस कंप्लेंट हो जाती है ना, यहाँ पे यही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बेसिस पर पुलिस कंप्लेंट होती है। राइट टू लिव फ्री फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन। और फोर्थ में दिया हुआ है राइट ऑफ ए कपल टू अडॉप्ट ए सन। मतलब अगर एक कपल चाहता है, अगर एक पति पत्नी चाहता है कि हम एक सन को अडॉप्ट करें। अब यहाँ पे डॉटर का नाम क्यों नहीं दिया वो मुझे मत बताओ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं गया है, ठीक है। राइट ऑफ ए कपल टू अडॉप्ट ए सन, ये भी एक अधिकार है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब अधिकार है, एक क्लियर है। आर्टिकल नंबर 21 ये सब सारा राइट्स आपको देता है। ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 21A। आर्टिकल नंबर 21A ये बोलता है कि स्टेट के हर एक चिल्ड्रन के, स्टेट मतलब कंट्री के हर एक चिल्ड्रन को जो 6 से 14 साल का है उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। हर एक बच्चों को यह अधिकार रहना चाहिए कि उसको फ्री एजुकेशन मिले। 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एकदम फ्री, कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है। 6 से 14 साल का बच्चा जो रहता है, यानी 1 से 8 तक का, नॉर्मली 6 से क्लास 1 से लेके 8 तक आपको गवर्नमेंट स्कूल में क्या एक भी पैसा लगता है? बताइए दोस्तों, क्या एक भी पैसा लगता है? पैसा नहीं लगता है। स्कूल ड्रेस फ्री में देता है दोस्तों, स्कूल ड्रेस फ्री में देता है, मिड डे मील देता है, आप लोगों को बहुत कुछ देता है। तो आर्टिकल नंबर 21A यहां पे ये बोलता है राइट टू एजुकेशन, स्टेट शैल प्रोवाइड कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14। तो 6 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक जितने भी बच्चे उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया चाहिए, ये बोलता है। आर्टिकल नंबर 21 बोलता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21A बोलता है दोस्तों कि स्टेट शैल प्रोवाइड कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आर्टिकल नंबर 21A के बारे में बताओ चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग। आर्टिकल नंबर 21A के बारे में बताओ आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, वेट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। छह से 14 साल के उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए मिड डे मील के साथ, मिड डे मील के साथ।
अब आर्टिकल नंबर 22 के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको कोई अरेस्ट कर सकता है? क्या आपको कोई बिना गुनाह के, बिना कानून के कोई अरेस्ट कर सकता है? क्या आपको कोई वारंट पेपर के बिना अरेस्ट कर सकता है? ये आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या आपको कोई बिना वारंट पेपर्स के अरेस्ट कर सकता है या नहीं? जरा ध्यान दीजिएगा। ए पर्सन अरेस्टेड अदर देन अलाइन एनिमी एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके बारे में हम समझाएंगे। अलाइन एनिमी कौन होता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन होता है। शैल बी गिवन 3 राइट्स, तो 3 अधिकार दिए गए हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, सुनो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, सुनो, इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपके पास भैया 3 ठो अधिकार है। 3 अधिकार है। क्या? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट शैल बी इन्फॉर्म टू हिम। अगर कोई आपको अरेस्ट करने आए तो आप पूछिएगा उनसे, उस पुलिसमैन से पूछिएगा कि क्यों अरेस्ट कर रहे हो मुझे। आप लोगों को अगर कोई अरेस्ट करने आता तो बोलते हो हथकड़ी पहनाइए भैया, चलिए। सबसे पहले पूछो तो क्यों अरेस्ट कर रहे हो, किस जुल्म में अरेस्ट कर रहे हो हमको। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट शैल बी इन्फॉर्म टू हिम। सबसे पहला राइट आपका यह है कि आपको यह इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि किस जुल्म के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, ही शैल बी गिवन लीगल प्रैक्टिशनर। उसको एक वकील लेने की पूरी इजाजत है। उसको एक वकील हायर करने की पूरी आजादी है। वो वकील हायर कर सकता है अपने लिए। आपको अगर अरेस्ट कर भी लिया जाए तो वकील आप हायर कर सकते हो, ठीक है। एंड ही शैल बी प्रोड्यूस टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। मतलब जब आप अरेस्ट हो जाओगे तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने वो पेशी उनको देनी पड़ेगी। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। ये सब आपका राइट है। ऐसा नहीं कि भाई 7 दिन 10 दिन लॉकअप में ही बंद है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाना पड़ेगा। 24 घंटे का समय, 24 घंटे के अंदर पुलिसमैन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा। तो आपको कोई बिना अथॉरिटी के अरेस्ट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। उनके पास वारंट होना चाहिए, पुलिसमैन के पास वारंट होना चाहिए। वारंट अगर नहीं रहेगा तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। तो आपको अगर कोई अरेस्ट करने आए तो पूछ लीजिएगा किस गुनाह पे मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। यह आपका अधिकार है दोस्तों, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब सर आप ये जो बोले थे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट मतलब अरेस्ट एंड डिटेंशन में ये पर्सन अदर देन अलाइन एनिमी मतलब मान लो कि कोई पाकिस्तान से आया है भाग के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइन एनिमी। मान लो कोई बांग्लादेश से आया है भाग के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइन एनिमी, ठीक है। उनको आप अरेस्ट कर सकते हो बिना कोई वारंट के, ठीक है। अगर कोई बांग्लादेश से आया है या कोई पाकिस्तान से आया है या कोई दूसरे कंट्री से भाग के आ गया है यहाँ पे, तो वो टेररिस्ट भी तो हो सकता है। उनको आप बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट्स है उनके पास, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन तो इट मींस अरेस्ट ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल। मतलब सीधा सा बात है, कोई भी वारंट नहीं लगेगा उनके लिए, आराम से आप अरेस्ट करके लेके जाओ उसको। इट इज नॉट डन टू पनिश फॉर एन ऑफेंस रादर देन टू प्रिवेंट एन ऑफेंस। मतलब सीधा सा बात है, अगर एक इंसान ऐसा है कि वो कुछ धमाका करने वाला है, अगर एक इंसान ऐसा है जिसका मकसद समझ में आ जाए कि शाम को कुछ धमाका वो करने वाला है, सुबह आपको समझ में आ गया कि शाम को ये इंसान कोई धमाका करने वाला है, तो उसको तुरंत की तुरंत अरेस्ट करो। कोई वारंट पेपर का नीड नहीं है। उन सारे इंसान को बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन कि कोई अनहोनी होने से बचाओ। ये इंसान शाम को धमाका करने वाला है, आपको पता चल गया दोस्तों सुबह, तो तुरंत के तुरंत जाओ और तुरंत के तुरंत जाके अरेस्ट करके लेके आओ। धमाके से पहले अरेस्ट करके लेके आओ, सीधा सा बात है। कोई वारंट, कोई कागज, कोई पत्थर नहीं लगेगा तुमको। इट मीन्स अरेस्ट ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल। इट इज नॉट डन टू पनिश फॉर एन ऑफेंस रादर देन प्रिवेंट एन ऑफेंस। मतलब एक अनहोनी को बचाने के लिए, मान लो कि सुबह उसका मकसद पता चल गया, शाम को वो धमाका करने वाला है, बम फोड़ने वाला है, तो सुबह ही उसको अरेस्ट करके लेके जाओ, ठीक है। मैक्सिमम डिटेंशन कितने का हो सकता है भैया? 3 मंथ, ठीक है। मैक्सिमम उस आदमी को आप
3 मंथ्स के लिए रख सकते हो, मैक्सिमम उस आदमी को आप 3 मंथ्स के लिए रख सकते हो, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। कैन एक्सीड 3 मंथ, भैया 3 मंथ से भी ज्यादा एक्सीड कर सकते हो आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड विच कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंट और रिटायर्ड एससी जजेस से। मतलब भैया वो 3 मंथ से भी ज्यादा एक्सीड कर सकते हो, 3 मंथ से भी ज्यादा एक्सीड कर सकते हो, बिकॉज अगर किसी का मकसद है तो भाई कम से कम 3 महीने तो उसको रखना ही पड़ेगा ऑब्जर्वेशन में, वरना वो किसी भी दिन अपना मकसद जो है वो पूरा कर सकता है ना। सुबह आपको उसका मकसद पता चल गया, शाम को वो धमाका करने वाला था, सुबह आप ले आए, तो कम से कम 3 महीने तो रखो, और 3 महीने से भी ज्यादा आप रख सकते हो जब रिटायर्ड एचसी जजेस, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस और जब प्रेजेंट हाई कोर्ट जजेस एक एडवाइजरी बोर्ड बना के ये राय दे दे कि हाँ इसको रखना है 3 मंथ से ज्यादा, इसको भैया 6 महीने रखो, इसको 9 महीने रखो, इसको 1 साल रखो, ये पता नहीं ये कब अपना मकसद पूरा कर लेगा, ठीक है। फिर तो नुकसान ये कंट्री का होगा। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन। समझ में आ गया आप लोग को प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब? तो एक पर्सन अरेस्ट हो सकता है, एक पर्सन के पास 3 राइट्स है दोस्तों, कि सबसे पहले तो पुलिस वाला को बताना पड़ेगा कि किस जुल्म के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, दूसरा राइट कि वो अपने लिए वकील हायर कर सकता है, तीसरा राइट कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा, सीधा सा बात है। तो 3 राइट दिया जाता है उनको, 3 राइट। लेकिन ये राइट्स उनके लिए काम नहीं करेगा जो एलियन एनिमी है। एलियन एनिमी मतलब भैया जो बांग्लादेश से भाग के आया है या पाकिस्तान से भाग के आया है, ठीक है, या जिस कंट्री से हमारा वॉर चल रहा है वहां से वो भाग के आया है, और जो जो भैया प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जो मकसद वाला कुछ शाम को वो मकसद करने वाला है अपना, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 पढ़ते हैं अभी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या आप लोगों ने केजीएफ देखा है? केजीएफ बताओ, क्या आप लोगों ने केजीएफ देखा है? केजीएफ प्लीज चैट बॉक्स में बताओ, प्लीज आप लोग प्लीज 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 ना पार्टिसिपेट करो ना, बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, प्लीज पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो भाई सच्ची आप नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, ठीक है, मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूं, आर्टिकल नंबर 23 से लेके आर्टिकल नंबर 24 तक, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, केजीएफ आप लोग देखे हो? केजीएफ में आप वहां पे देखोगे कि फोर्स्ड लेबर मतलब बहुत सारे लोगों को एकदम ट्रक भर भर के लेके जा रहे थे और जबरदस्ती मजदूरी करवा रहे थे, बहुत सारे लेबर को बिना उसके अनुमति के मजदूरी करवा रहे थे। तो ये सब गलत है, ये सब गलत है। किसी से आप भीख नहीं मंगवा सकते, आर्टिकल नंबर 23 बोलता है किसी से आप भीख नहीं मंगवा सकते। बहुत सारे रोड्स पे, बहुत सारे सिग्नल पे आप देखते हो ना कि एक मालिक रहता है, बहुत सारे भिखारी बच्चों को हायर करता है और सबसे भीख मंगवाता है। किसी से आप भीख नहीं मंगवा सकते, किसी से आप भीख नहीं मंगवा सकते, और किसी मजदूर से आप जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते। आर्टिकल नंबर 23 बोलता है किसी से आप भीख नहीं मंगवा सकते जबरदस्ती, उसका अगर खुद का इच्छा नहीं है तो आप भीख नहीं मंगवा सकते, और किसी मजदूर से आप जबरदस्ती का मजदूरी नहीं करवा सकते, जबरदस्ती का करना ही पड़ेगा वरना तुमको मार देंगे, ऐसा नहीं। यह है भैया पनिशेबल ऑफेंस, अदरवाइज इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। व्हाट पनिशेबल ऑफेंस है ये, पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24 क्या बात करता है? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री और माइन और हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। कोई ऐसा खतरा वाला जगह है जहां पे बहुत ज्यादा खतरा है, वहां पे 14 साल से या उसके कम वाले बच्चे काम नहीं करेंगे। 14 साल या उसके कम उम्र वाले बच्चे काम नहीं करेंगे वहां पे। अगर कोई फैक्ट्री है या कोई ऐसा जगह है जो बहुत ज्यादा खतरा वाला जगह है, कोई फैक्ट्री है या कोई माइन है या कोई हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट वाला जगह है, वहां पे 14 साल के बच्चे या उसके कम उम्र वाले काम नहीं करेंगे, सीधा सा बात है। ये आर्टिकल नंबर 24 बोलता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ओ हॉले लोग, समझ में आया? बताइए, समझ में आया आप लोगों को? बात करेंगे दोस्तों कल्चरल राइट्स एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अच्छा सर, माइनॉरिटीज मतलब क्या हो गया? जिसका पॉपुलेशन इस देश में बहुत ज्यादा कम है, जिसका पॉपुलेशन इस देश में बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि मुस्लिम लोगों को माइनॉरिटीज बोलते हैं क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है ना वो इस देश में बहुत ज्यादा कम है। हिंदू का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद मुस्लिम जो है, जैन मान लो, क्रिश्चियन मान लो, इन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनॉरिटीज। इन लोगों को क्या बोलेंगे? माइनॉरिटीज, ठीक है। तो कल्चरल राइट्स एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज मतलब यहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनका क्या राइट्स नहीं है,
बिल्कुल राइट है भाई, ये इंडिया सबका है, ये इंडिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है दोस्तों, सबका है। तो उनका भी कुछ अधिकार दिया जाए, उनको भी कुछ अधिकार दिया जाए, ये आर्टिकल ये बात करता है दोस्तों। तो आर्टिकल नंबर 29 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आर्टिकल नंबर 29 क्या बोलता है, देखिए आर्टिकल नंबर 29 यहां पे ये बोलता है, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी कम्युनिटी ऑफ द माइनॉरिटीज, चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे तुम जैन हो, चाहे तुम पारसी हो, सब तो भैया माइनॉरिटीज के अंदर ही आता है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लैंग्वेज कल्चर दे हैव फ्रीडम टू परस्यू देयर कल्चर। आप अपने कल्चर को परस्यू कर सकते हो, आप अपने कल्चर को परस्यू कर सकते हो, जो आपका कल्चर है, जो आपका भगवान है, ठीक है, जो आपका भगवान है, जो आपका खुदा है, उनको आप परस्यू कर सकते हो, अपना अपना यहाँ पे कल्चर, अपना लैंग्वेज को परस्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिया में रहते हो, आपको जो लैंग्वेज बोलना है, जो कल्चर को परस्यू करना है, जो धर्म को करना है, अपनाना है, अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे यही बोला गया है, एंड लैंग्वेज विद इन द, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 30 बोलता है माइनॉरिटीज में एस्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। मतलब अगर मान लो मुस्लिम है, अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही पढ़े, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो माइनॉरिटीज में एस्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आप बना सकते हो। अगर आप माइनॉरिटी हो, अगर आप ऐसे ऐसे व्यक्ति हो जिसका बहुत कम पॉपुलेशन है कंट्री में, ठीक है, जिसका बहुत कम पॉपुलेशन है इस कंट्री में, जैसे पारसी हो गया, जैसे जैन हो गया, जैसे मुस्लिम हो गया, तो आप अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया? ओ हॉले लोग बताओ ना, इतना आप लोगों को समझ में आया? इतना आप लोगों को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब सारा आर्टिकल आज खत्म खत्म कर लेंगे, सारा आर्टिकल आज खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे अभी, ठीक है, उसके बाद ये क्लास को वाइंड अप करेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 तक बोलता है फ्रीडम टू रिलीजन। तुमको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, ठीक है, गुरुद्वारा जाना है, कहीं पे भी जाना है, कहीं जाना है, कहीं जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 25 ये बात करता है दोस्तों, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन हैव फुल फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। मतलब तुम कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तुम अपना रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, फैला भी सकते हो, ये रिलीजन को स्प्रेड भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपका अधिकार है, ये आपका चॉइस है। तुम कोई भी रिलीजन से क्यों ना हो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन को तुम प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट भी कर सकते हो। हाउएवर नो पर्सन शैल बी फोर्सफुली कन्वर्टेड, किसी को फोर्सफुली लेकिन कन्वर्ट करना बहुत गुनाह माना जाएगा दोस्तों। किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करा सकते तुम, किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट, किसी भी इंसान को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करा सकते। जैसे मान लो एक एग्जांपल, जैसे मान लो हिंदू को मान लो मुस्लिम, हिंदू को मान लो इस्लाम में फोर्सफुली कन्वर्ट करा दिया गया, इस्लाम को मान लो, मतलब कोई अगर मुस्लिम है, उसको मान लो फोर्सफुली हिंदू में कन्वर्ट करा दिया गया, इस तरीके से नहीं कर सकते। फोर्सफुली यानी बंदूक के नोक पे किसी को फोर्सफुली तुम कन्वर्ट नहीं करा सकते, सॉरी, फोर्सफुली तुम किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते। हाउएवर नो पर्सन शैल बी फोर्सफुली कन्वर्टेड और कंपेल्ड टू प्रोफेस प्रैक्टिस एनी अदर रिलीजन। मतलब मान लो अगर तुम हिंदू हो या अगर तुम मुस्लिम हो, कोई अगर दूसरा रिलीजन वाला तुमको यहाँ पे ये बोले कि तुम हमारा रिलीजन को फॉलो करो, फिर ही तुमको रहने देगा। अरे पाकिस्तान और बांग्लादेश में यही होता है भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश में यही होता है। वहां पे जो हिंदूज लोग रहते हैं ना, उधर तो हिंदूज लोग को जीने नहीं देता है वो लोग, ठीक है। तो इस तरीके का लॉ, इस तरीके का कानून हमारा इंडिया में नहीं है। हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहो, अपने अपने खुदा, अपने अपने भगवान को पूजा करते रहो, सीधा सा बात है, अपने अपने जीसस को पूजा करते रहो, कोई तुमको रोकेगा टोकेगा नहीं। सब कोई प्लीज बता दीजिए, सब कोई प्लीज चैट बॉक्स में बोलेंगे प्राउड टू बी एन इंडियन। आप इंडिया में रहते हो, ये बहुत सौभाग्यशाली वाला बात है, ठीक है। इंडिया जैसे कंट्री आपको नहीं मिल पाएगी। हम इंडिया में रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है दोस्तों, बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 26 का। आर्टिकल नंबर 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। आप कोई भी रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस कंट्री में ये जो बंगाली लोग हैं, इनको इनको मनाना होता है दुर्गा पूजा, आराम से मना सकते हो,
इस कंट्री में अगर मान लीजिए आप बिहारी हैं तो आपको मनाना होता है छठ पूजा, मना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पंजाबी हैं तो आपको मनाना होता है लोहड़ी, मना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको मनाना होता है ईद, आप मना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रिलीजियस अफेयर्स आप मैनेज कर सकते हो, आपके पास पूरा का पूरा फ्रीडम है, पूरा का पूरा फ्रीडम, कोई रोक टोक नहीं कर सकता, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। आर्टिकल नंबर 27 क्या बात करता है, देखिए आर्टिकल नंबर 27 ये बोलता है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से कोई भी टैक्स नहीं ले सकते। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से कोई भी टैक्स नहीं ले सकते। स्टेट कैन नॉट कंपेल एनीवन टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन फॉर एनीवन्स रिलीजन। ठीक है, अगर आप मंदिर चलाते हो, मस्जिद चलाते हो, गुरुद्वारा चलाते हो तो वहां पे टैक्स सिस्टम नहीं है। कितना भी इनकम है आपका, कितना भी वो दान पेटी में पैसा गया हो, लेकिन आप टैक्स नहीं ले सकते। यानी कि गवर्नमेंट आपसे कभी भी टैक्स नहीं लेगा अगर आप मंदिर चलाते हो, मस्जिद चलाते हो, गुरुद्वारा चलाते हो। ठीक है, एंड आर्टिकल नंबर 28 ये बोलता है इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड आउट ऑफ स्टेट फंड नो वन शैल बी कंपेल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। कोई भी, अगर मान लीजिए कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप, कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप मान लो कि पढ़ते हो, वहां पे मान लो कि हिंदू का कुछ प्रेयर चल रहा है, हिंदू का कुछ प्रेयर चल रहा है, तो मुस्लिम को हम कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि तुमको भी ये प्रेयर करना ही पड़ेगा, ऐसा रूल नहीं है। मुस्लिम चाहे तो नहीं भी कर सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन वाला अगर कोई वहां पे, अगर मान लो कि वहां पे वो पर्टिकुलर रिलीजन वाला प्रेयर चल रहा है, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति को कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि तुमको भी करना ही पड़ेगा ये चीज, नहीं, वो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 के बारे में बात करता है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब कि अगर ऊपर दिए हुए जितने भी राइट्स है, ऊपर दिए हुए जितने भी राइट्स है, जितने भी राइट्स वो फॉलो नहीं हुए दोस्तों, तो आपको न्याय पाने का पूरा अधिकार है। आपको न्याय पाने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द राइट पिटिशन। ठीक है, आपको न्याय पाने का पूरा अधिकार है। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का इतना ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सारे के सारे राइट्स हम लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर दिए दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, रूल ऑफ लॉ से स्टार्ट करेंगे। रूल ऑफ लॉ अलग टॉपिक है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ अलग टॉपिक है। रूल ऑफ लॉ क्या है, अलग टॉपिक है। ठीक है, तो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में आप लोग समझ गए। क्या आपका यह अधिकार है कि आगे दिए हुए, अरे पीछे दिए हुए जितने भी राइट्स थे वो आपको मिले, नहीं मिलते हैं तो आपको न्याय पाने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आपका जो पिटीशन है वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए क्या आपको मजा आया आज के क्लास में। आज का क्लास उतना बड़ा नहीं रखे, 1 घंटे का रखे दोस्तों, और भी ज्यादा बड़े बड़े क्लासेस होंगे, 2-3 घंटे का भी क्लासेस होंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग। आज का क्लास आपको मजा आया क्या, बताइए। प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा, सुनिए, प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। इतना ज्यादा जो मेहनत कर रहे हैं, एक कमेंट तो कर ही सकते हो बेटा। एक कमेंट अगर कर दोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा, जल्दी से एक सुंदर सा कमेंट कर दो, जल्दी से एक सुंदर सा कमेंट, एकदम बड़ा चढ़ा करके जैसे कमेंट लिखते हो, सुंदर सा कमेंट कर दो ना, जिससे दूसरों बच्चों की भी हेल्प हो जाएगा। दूसरे बच्चे देखेंगे तो दूसरे बच्चे भी तो समझेंगे कि ये मैराथन जो है, रिवीजन जो है ये यूजफुल है। तो सुंदर सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से कमेंट कर दिए हो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच।